अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 45। इससे पहले की जो 44 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और हर वीडियो में मौजूद है 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इसी तरह आज की वीडियो के अंदर भी हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन, पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस और सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के अंदर जो 50 एमसीक्यूज हैं उनको हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 10 एमसीक्यूज जो है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है, 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, 10 क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है और 10 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। तो आपने वीडियो को एंड तक देना है और आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक हो तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं कोशिश करूं कि मैं उस तरह की वीडियो बना सकूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। कौन से प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो आपने याद रखना है कि वीनस इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे। कौन से प्लेनेट की जो है वो लॉन्गेस्ट डेज हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो इधर से हमें पता चला कि वीनस जो है उसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और वीनस ही वो प्लेनेट है जिसके लॉन्गेस्ट डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ह्यूमन ब्रेन यूजेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। जो इंसानी दिमाग है वो कितनी परसेंटेज जो है टोटल ऑक्सीजन और ब्लड की जो है वो यूज करता है जिस्म के अंदर? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 20। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन यूजेस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लिटिल इनहेलेशन इज डन थ्रू। अब लिटिल इनहेलेशन किसके थ्रू होती है? सिगरेट से, पाइप्स और सिगार से, या दोनों से? या दोनों से ही एक्सट्रीम इनहेलेशन होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाइप्स एंड सिगार्स। तो अगर आप पाइप्स या सिगार यूज करते हैं या कोई और लोग यूज कर रहे हैं तो आपने ये चीज याद रखनी है कि उससे होती है लिटिल इनहेलेशन, जबकि सिगरेट से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इनहेलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओजोन लेयर इज एट द हाइट ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो ओजोन लेयर है वो अर्थ की सर्फेस से कितनी हाइट पे है, यानी कि कितने किलोमीटर हाइट पर है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 20 to 30 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो ओजोन की लेयर है सरफेस ऑफ अर्थ से, अगर हम उसको मेजर करें। और ओजोन लेयर आपको जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है वो हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जमीन का या अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोर। तो आपने याद रखना है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन काजेज। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है बेरी बेरी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन काजेज बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। लॉन्ग साइड डिफेक्ट जो है वो हम कौन सा लेंस यूज करके उसका जो डिफेक्ट है वो हम करेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। तो इधर से हमें ये चीज पता चली कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। अब हमने पहले ये देखा कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट जो है वो हम कन्वेक्स लेंस यूज करके करेक्ट कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट साइड डिफेक्ट है वो कनकेव लेंस यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल कार्ड। जो रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी है एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है periodicity ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपने याद रखना है, द रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड एज periodicity ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये एवरीडे साइंस का पोर्शन था, जैसे कि आपको क्वेश्चन से अंदाजा हो गया था। अब जो हम पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ लेटविया। लेटविया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सीमस। SEIMAS स्पेलिंग ये है, लेकिन इसको प्रोनाउंस डिफरेंट किया जाता है। तो आपने याद रखना है कि लेटविया का जो पार्लियामेंट है उसको सीमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिटिल कार्पोरल इज द निक नेम ऑफ। ये काफी दफा पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सके हैं, आया हुआ है कि नेपोलियन जो है लिटिल कार्पोरल जो है वो किसका निकनेम है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेपोलियन। तो नेपोलियन को जो है वो लिटिल कार्पोरल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ। अरेबियन सी जो है वो किसका पार्ट है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन ओशन। तो आपने याद रखना है कि अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना सी इज आउटफ्लो फ्रॉम विच रिवर। चाइना सी जो है वो कौन से रिवर से आउटफ्लो करता है? यांगजे रिवर से, अमेजोन रिवर से, या ऑरेंज रिवर से? तो इसका आंसर हमारे पास है यांगजे रिवर से। तो आपने याद रखना है कि चाइना सी इज आउटफ्लो फ्रॉम यांगजे रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टॉक एक्सचेंज नॉन एज द बिग बोर्ड। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड कहा जाता है? द बिग बोर्ड।
तो हमारे पास इसका आंसर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें से जो द बिग बोर्ड जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूरो करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यूरो करेंसी जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 जनवरी 1999, यानी कि 1 जनवरी या कम जनवरी 1999 को यूरो करेंसी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज सिचुएटेड इन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिवर इरावादी इज द लाइफ ब्लड ऑफ, रिवर इरावादी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, या उसको सिंपली कहा जाता है इट्स द लाइफ ब्लड ऑफ, तो इसका आंसर हमारे पास है म्यांमार। तो आपने याद रखना है द रिवर इरावादी इज द लाइफ ब्लड ऑफ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सीरिया, सीरिया की करेंसी जो है वो क्या है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं, दिरहम, पीसो या सीरियन पाउंड, लेकिन इसका आंसर है सीरियन पाउंड। तो आपने याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि सीरिया की करेंसी क्या है, और आपने ये चीज भी याद रखनी है कि अक्सर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन जो है वो करेंसी से रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी आपको करेंसीज का पता हो। तो सीरिया की जो करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओमान, ओमान जैसा कि आप जानते हैं ये गल्फ कंट्रीज के अंदर आता है, तो आपने याद रखना है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ओमान की क्या है, उसके साथ साथ जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी आपको पता चाहिए कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है। तो जानते हैं कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओमान, तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबिक। तो आपने याद रखना है कि अरेबिक जो है वो ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब जो पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि आप सब अवेयर हैं कि जितने भी वन पॉपुलर एमसीक्यू के कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस के 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो लाजमी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई एरर आ जाता है तो उसको बग कहा जाता है, लेकिन एक और भी अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन जो है वो इस चीज के लिए यूज किया जाता है, वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लिच। तो आज से आपने ये याद रखना है कि जो बग है, जो कि एरर आ जाता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में, उसके अलावा उसको अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन भी एक बोला जाता है, उसको हम ग्लिच भी कहते हैं, कुछ लोग ग्लिच कहते हैं, कुछ लोग उसको बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, एक ऐसा पर्सन जो कि डिजाइन करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर इक्विपमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है पीपलवेयर। So personnel who design, program, operate and maintain computer equipment are refers to peopleware. Next question हमारे पास है who invented the high level language C? C जो है आप जानते हैं कि एक लेवल लैंग्वेज है, तो इसको किसने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है डेनिस एम रिची। तो आपने याद रखना है कि डेनिस एम रिची इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC, यानी कि ENIAC जो है, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये किसने डिजाइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकले। तो ये दो लोग थे जो जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो आजकल चल रहे हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? पैरेलल होती हैं, सिक्वेंशियली होती हैं, या बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलल। तो आपने याद रखना कि whenever we talk about the latest generation computers, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिक्वेंशियली एंड पैरेलल दोनों तरफ से एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, या इनपुट जो है वो कन्वर्ट होता ही नहीं कभी डिजिटल फॉर्म में, या आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल? तो इसका आंसर हमारे पास है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। तो ये आज से आपने बात याद रखनी कि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो है वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो एक प्रिंटर होता है उसकी जो आउटपुट क्वालिटी है वो किस चीज से मेजर होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है डॉट पर इंच। तो आपने याद रखना है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली उसको जो है वो चेक करने के लिए यूज होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है OCR। तो आपने याद रखना कि OCR डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज द प्रिंटेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माइक्रोप्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर द
जनरेशन कंप्यूटर्स, जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं एज अ स्विचिंग डिवाइसेस, वो कौन सी जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइसेस, तो आपके जहन में एक ही वर्ड आना चाहिए, फोर्थ जनरेशन। जो आजकल की जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की, तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एज अ स्विचिंग डिवाइसेस यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। अब जो सिंपली से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसको अटेम्प्ट करते हुए। अब आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब कंप्यूटर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उसका साइज जो है वो इतना बड़ा था कि उसके लिए डिफरेंट पूरा जो है वो ऑफिस चाहिए होता था सिर्फ एक कंप्यूटर रखने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट जनरेशन थी। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो लार्ज साइज था कंप्यूटर का वो फर्स्ट जनरेशन के थे। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन। सो द कंप्यूटर साइज वर वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है इंग्लिश का, और हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बैनल इज। अगर हमें बैनल, एंटोनिम किसको कहते हैं? मुतजाद को, यानी कि ऑपोजिट वर्ड को। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैनल का मतलब क्या है। तो बैनल कहते हैं मामूली सी जो चीज होती है, बेवकत या आम फरसूदा चीज होती है। तो बैनल का ये मतलब हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैनल। और सिंसियर का मतलब क्या होता है? मुखलिस। वेल्थी का मतलब होता है दौलतमंद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब देखिए बैनल का क्या मतलब था? मामूली सा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कोई स्पेशल या गैर मामूली, जो कि बहुत ही कम होता है। और ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है भरोसे के काबिल। तो अब बताएं कि बेनाल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेनाल मतलब बेवकूत, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ स्प्यूरियस इज। स्प्यूरियस के सबसे पहले हमें मतलब पता चाहिए कि स्प्यूरियस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है फेक, जेली, यानी कि जाली, जो एक फेक नकली चीज है। अब हम जानते हैं फ्लेक्सिबल का आपको मतलब पता है, लचकदार। थॉटलेस का मतलब होता है जिसमें कोई ख्याल नहीं है, बेख्याल। प्रोविडेंट का मतलब होता है फराहम कुनिंदा। और जेन्युइन का मतलब होता है रियल। तो स्पूरियस का मतलब क्या था? फेक। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? रियल, जो कि मतलब है जेन्युइन का। सो द आंसर विल बी जेन्युइन। तो यहां से हमें पता चला कि स्पूरियस का मतलब था फेक और जेन्युइन का मतलब है रियल। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिवेंज। रिवेंज का पहले मतलब हम जानेंगे। अगर हमें किसी ऑपोजिट वर्ड की तरफ जाना है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस वर्ड का हम ऑपोजिट वर्ड फाइंड कर रहे हैं उसका अपना मतलब क्या है। तो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, इंतकाम। अब हम दूसरे वर्ड्स की तरफ जाते हैं। वेंगेंस का मतलब होता है इंतकाम लेना, ये सेम वर्ड हो गया। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना। पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना। और पे बैक का मतलब होता है वापस करना। तो अब देखें, रिवेंज का मतलब था बदला, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? माफ कर देना। सो द एंटोनिम ऑफ रिवेंज इज पार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ लेबर। अब देखें, लेबर कहते हैं मजदूरी करने को। अम्यूज कहते हैं अम्यूजमेंट, जैसे आपने नाम को भी सुना होगा अम्यूजमेंट पार्क का, यानी कि अम्यूज कहते हैं तफरीह को। सरेंडर कहते हैं हथियार डाल देना। रेस्ट करते हैं आराम करना। और स्ट्राइव कहते हैं कोशिश करना, ट्राई करना। तो अब देखो, लेबर का मतलब था मजदूरी, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? रेस्ट करना, आराम करना। सो द एंटोनिम ऑफ लेबर इज रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ फेमस। फेमस कहते हैं मशहूर को। अब हम दूसरे वर्ड देखते हैं कि उनके वर्ड्स के मतलब क्या। पुअर कहते हैं गरीब को। ऑब्सक्योर कहते हैं जो कि गैर वाजिया, अनक्लियर है, किसी को उसको पता ही नहीं है। अनटैलेंटेड कहते हैं कि जो कि टैलेंट नहीं है, जिसके अंदर। बोरिंग यानी कि बोरियत। अब देखिए, फेमस का मतलब था मशहूर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कि जो कि ऑब्सक्योर होगा, जो कि बिल्कुल ही गैर वाजिया है। एक फेमस है और एक ऑब्सक्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंटोनिम ऑफ डवार्फ। डवार्फ का पहले मतलब जानेंगे कि एंटोनिम ऑफ डवार्फ जो है उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले हमें ये पता चलेगा कि डवार्फ कहते हैं छोटे कद को। अब देखें, इसमें से हम ऑपोजिट वर्ड की तरफ आएंगे। हम जाइंट, टाइनी, ह्यूज, एनॉर्मस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जाइंट। टीनी तो उसका सिनोनिम बन जाएगा। ह्यूज जो है वो और जुमले में चल जाता है। और एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। सो द एंटोनिम ऑफ डवार्फ इज जाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैसिफिक। पैसिफिक कहते हैं सुकून को। जैसे कि पैसिफिक ओशन है, इसी तरह पैसिफिक का मतलब होता है सुकून। अब एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रेसिव। सो एंटोनिम ऑफ पैसिफिक इज एग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंगुलर। सिंगुलर कहते हैं कि सिर्फ एक वाहिद। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियस है कि कॉमन होगा, क्योंकि सिंगुलर जो है वो एक चीज है और कॉमन जो है वो बिल्कुल ही आम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या है, पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि एंटोनिम ऑफ टेसिटर्न क्या हो सकता है। तो टेसिटर्न का जो मतलब है वो है डिजर्व्ड। एक बंदा जो डिजर्व्ड रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, अनकम्युनिकेटिव है और बहुत ही कम बोलता है। जज कहते हैं किसी का, यानी कि किसी चीज को जज करना,
उसके ऊपर जो है फैसला सुनाना। गैरोलस कहते हैं एक्सेसिवली टॉकेटिव, इमेंस कहते हैं बेपनाह, और साइलेंट कहते हैं खामोश को। तो देखें जैसे कि मैंने आपको टेसिटन का मतलब बताया कि कहते हैं ऐसा बंदा जो कि रिजर्व्ड होता है, लेस कम्युनिकेटिव होता है, तो गैरोलस ऐसा बंदा होता है जो एक्सेसिवली टॉकेटिव होता है। सो द एंटोनिम ऑफ टेसिटन इज गैरोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ स्क्योरलस इज, स्क्योरलस जो है उस कहते हैं मोजाइका खेज को। अब्यूसिव कहते हैं गाली देने वाला। रिबाल्ड कहते हैं हम जो कि फाश बातें करता है। डिसेंट जो कि हम अक्सर बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, जो कि बहुत शरीफ और जो अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है। और मिटिगेट हम कहते हैं दर्द में कमी करना है, तो दाल पैदा करना या हल्का करना, स्लो डाउन करना। सो स्क्योरलस का मतलब था मोजाइका खेज, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? डिसेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि हमारा पोर्शन है पाक स्टडीज का। तो क्वेश्चन हमारे पास है नेम द पाकिस्तानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल which is capable of delivering multiple warheads using multiple independent re-entry vehicle technology। पहले तो आपने ये भी चीज याद रखनी है कि MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि MIRV स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। अब आपने उस पाकिस्तानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताना है जो कि कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग मल्टीपल वारहेड्स यूजिंग द MIRV टेक्नोलॉजी। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका नाम है अबाबील। So Ababil is the Pakistan's surface-to-surface ballistic missile, which is capable of delivering multiple warheads using multiple independent re-entry vehicle technology. Next question हमारे पास है the shortest serving governor in Sindh history। सिंध की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जस्टिस आर सईदुज्जमान सिद्दीकी। सईदुज्जमान सिद्दीकी जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विस गवर्नर रहे हैं सिंध के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Pakistan test fired its first submarine launch cruise missile Babur 3 on 9 जनवरी 2017। इधर से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, जो पहला सबमरीन लॉन्च हुआ था क्रूज मिसाइल उसका नाम बाबर 3 था और ये 9 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था। इसकी रेंज क्या थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द स्पेशल टास्क फोर्स व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 2016 बाय पाकिस्तान नेवी टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज वेल एज गवादर पोर्ट। आपने उस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बताना है जो कि दिसंबर 2016 में पाकिस्तान नेवी की तरफ से डेवलप हुई थी, और उसका पर्पस क्या था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गवादर पोर्ट को प्रोटेक्ट करेगी। उस टास्क फोर्स का नाम आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है टास्क फोर्स 88। तो अब देखें एक क्वेश्चन के अंदर कितनी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। टास्क फोर्स 88 स्टैब्लिश किसने करवाई? पाकिस्तान नेवी ने। कब करवाई? दिसंबर 2016 में। मकसद क्या था? कि प्रोटेक्ट करना सी पैक और गवादर पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिल नाउ हाउ मेनी पाकिस्तानीज वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अब तक पाकिस्तानी जो है वो कितने नोबेल प्राइज विन कर चुके हैं फिजिक्स के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 1। और ये कौन थे जिन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज विन किया? ये थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, और इन्होंने नोबेल प्राइज विन किया 1979 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिल हाउ मेनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान सिलेक्टेड फ्रॉम बलोच रेजिमेंट। अभी तक कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बलोच रेजिमेंट से सिलेक्ट हुए हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 4। तो आपने याद रखना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बलोच रेजिमेंट से सिलेक्ट होने वाले अभी तक जो है वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल जुबैर हयात वाज द चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान। कितने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे पाकिस्तान के? जनरल जुबैर हयात। तो इसका आंसर हमारे पास है 16। 16वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो पाकिस्तान के थे वो थे जनरल जुबैर हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा बिलोंग्स टू द रेजिमेंट। जो आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा हैं वो कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 16th बलोच रेजिमेंट। तो आपने याद रखने की आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा बिलोंग्स टू 16th बलोच रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द क्रिकेट स्टेडियम विच इज लोकेटेड इन खैबर एजेंसी एंड इनॉग्रेटेड बाय जनरल रहील शरीफ इन नवंबर 2016। आपने उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताना है जो कि खैबर एजेंसी में लोकेटेड है और जिसको इनॉग्रेट किया था जनरल रहील शरीफ ने, और कब किया था? नवंबर 2016 में। तो इसका आंसर हमारे पास है शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम। तो एक ही क्वेश्चन में हमें 4-5 इन्फॉर्मेशन मिल गई कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो खैबर एजेंसी के अंदर लोकेटेड है। इसको इनॉग्रेट किया जनरल रहील शरीफ ने नवंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिना द ओनली फिल्म ऑफ द लाइफ ऑफ कायद आजम वाज प्रोड्यूस बाय। जिना जो कि एक ही फिल्म है कायद आजम की लाइफ के ऊपर, ये किसने प्रोड्यूस की? तो इसका आंसर हमारे पास है जमील दहलावी। तो आपने याद रखना है जिना जो कि ओनली फिल्म है कायद आजम की जिंदगी के ऊपर, ये प्रोड्यूस की थी जमील दहलावी ने। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।